एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, प्राचीन भारत इतिहास से काफ़ी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आज का ये। आप सभी से निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है career.job.net, जहाँ जाकर आप आने वाले एग्ज़ाम, रिजल्ट आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एट एग्जाम शिक्षा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, ऑप्शन बी काले और लाल मृदभांडों के साथ, ऑप्शन सी गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, ऑप्शन डी उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों के साथ। तो दोस्तों, भारत में सबसे पुराना लौह युग जो जुड़ा है वो जुड़ा है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। दोस्तों, अतरंजी खेड़ा, आलमगीर, रोपड़, मथुरा लौह युगीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इस काल में के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृत भांड कहा जाता था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। ऑप्शन है तांबा, टिन, लेड, लोह। तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में जो विशालतम भंडार था वो था लोह का। लोहे का विशालतम भंडार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में इसका विशाल भंडार था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। तो दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए जो उत्तरदायी शासक था वह था बिंबिसार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिंबिसार। दोस्तों, 544 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बिंबिसार बैठा था। यह बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजगृह को अपनी राजधानी किसने बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। याद रखिएगा, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन है कौशल, मगध, चंपा, अवंती। तो दोस्तों, हाथियों का जो सबसे पहले युद्ध में इस्तेमाल किया गया था वह राज्य है मगध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर नहीं याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मगध। मगध ने युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए संस्कृत। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतया संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। याद रखिएगा, काफी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसकी सेना ने
ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ऑप्शन है एम बी चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी पोरस। दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर विजयी था, पर सिकंदर पोरस के वीरता को देखकर उसने उसके साथ संधि की और उसका राज्य पोरस को वापस कर दिया था। तो दोस्तों झेलम और के नदी पर ग्रीक शासक सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? ऑप्शन है सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवेस्ता। तो दोस्तों यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मूसा संहिता। और दोस्तों अगर अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। बात की जाए जैन अविस्ता की तो ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यहूदियों के धार्मिक पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहूदियों के पूजा स्थल को सिनागॉस के नाम से जाना जाता है, सिनागॉस। दोस्तों काफ़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सिनागॉस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है महाभाष्य लिखा था? ऑप्शन है गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो दोस्तों महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा पतंजलि ने। दोस्तों अगर बात की जाए इस ग्रंथ की तो इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। दोस्तों क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए क्या किया था, तो देव प्रतिमाएं बनवाकर उनको बिचवाया था, याद रखिएगा। वो ये टॉपिक इस ग्रंथ में मिलता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट। ऑप्शन डी चरक, वात्स्यन और वांग भट्ट। तो दोस्तों जो त्रिचिकित्सीय त्रय हैं उनका नाम है चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट। दोनों दोस्तों ये तीनों आयुर्वेद के महान सिद्धस्थ व्यक्ति थे, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। दोस्तों अगर बात की जाए यूनानियों को बाहर निकालने की तो यूनानियों को बाहर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाला गया था। और दोस्तों 350 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस हार गया था और उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तो दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य जी को जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। दोस्तों ये श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास रखकर
अपने प्राण त्यागे थे, जिसे संलेखनाविद कहते हैं। यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संलेखनाविद क्या है। तो संलेखनाविद उपवास के दौरान अपने प्राण को त्यागना है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और महावीर। तो दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी जिसका नाम था उसका नाम है अशोक। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 261 बीसी में, ऑप्शन बी 263 बीसी में, ऑप्शन सी 232 बीसी में, ऑप्शन डी 240 बीसी में। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 बीसी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन है फान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। और दोस्तों, मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूं जिसका उत्तर मैं अपने कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? प्रश्न है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो दोस्तों, अशोक ने जिस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था उसका नाम है उपगुप्त। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपगुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य जिस विद्या केंद्र से संबंधित थे उसका नाम है तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला वर्तमान समय में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों, एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम था? तो विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य जी का नाम था। और दोस्तों, एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन है मगधी, देवनागरी, पाली, ब्राह्मी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन है जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो दोस्तों, स्थानिक एक पद था, वो पद था जिला प्रशासक का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो था जिला प्रशासक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन है स्तंभों पर उत्कीर्ण राजादेश में, ऑप्शन बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में, ऑप्शन सी खुदाई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अशोक पर कलिंग युद्ध का जो प्रभाव दिखाई देता है उसका उल्लेख शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में दिखाई देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न थे वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत और मौर्य वंश से संबंधित थे। और दोस्तों, ये तीसरा वीडियो था प्राचीन इतिहास का। चौथा वीडियो आपको मैं जल्द लेके आऊँगा जो कि अन्य टॉपिक से संबंधित होंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने विचार जरूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।